नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव 2025 के शुभारंभ हेतु आयोजित कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को होली की बधाई देता हूं। यहाँ के तीर्थों की यह मान्यता है कि बरसाना साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। होली आपसी सद्भाव का त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ के ऐसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में
आपको दिखाई दे रहा है। यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रज भूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रज भूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और मां के बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। उधर आगरा मानसिक चिकित्सालय में खुले जन औषधि केंद्र के 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो है पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, मरीजों के तीमारदारों को संबोधित किया। और इस मौके पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर एम्बुलेंस का शुभारंभ भी किया। और कार्यक्रम में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दिनेश राठौर, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल सिसोदिया, तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जो है, साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर पार्थ बघेल जो है उपस्थित रहे।
उधर दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा सिलवासा एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं। यहां का कॉस्मोपॉलिटिक मिजाज बताता है कि दादरा और नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। इस दौरान पीएम ने कई विषय और विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। जो બધા આજે કે ઉત્સાહ જોરદાર લાગે છે। હું સંઘ પ્રદેશના સૌ વહીવટકર્તાઓનો આભાર માનું છું કે મને આપ સૌને મળીને ઉપર અહીં આવવા માટે અવસર દીધો। ઘણા જૂના જૂના ચહેરા બધા નમસ્તે કરવાનો મોકો મળી ગયો। साथियों, सिलवासा और सिलवासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहां के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से। ये दशकों पुराना अपनापन, यहां आकर मुझे कितना आनंद मिलता है ये केवल मैं और आप ही जानते हैं। बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था। वर्षों पहले मुझे यहां बहुत बार आने का अवसर मिलता था। सिलवासा और पूरा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उस समय क्या हालत थे, कितना अलग था। और लोगों को भी लगता था कि समंदर के किनारे छोटी सी जगह, वहां क्या हो सकता है। लेकिन मुझे यहां के लोग, यहां के लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा था, आप पर भरोसा था। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस भरोसे को शक्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे आगे बढ़ाया। और आज हमारा सिलवासा, ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं। यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहां नए अवसर पैदा होंगे।
मैं आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नानकड़ी बात કરી દઉં તમને। તમારામાંથી ઘણા બધા, કારણ કે અહીં તો દરેક પરિવારમાં વિદેશ જવું એ કંઈ નવું નથી, સિંગાપોર જતા હશો। આ સિંગાપોર કોઈ એક જમાનામાં માછીમારોનું એક નાનકડું ગામ હતું। માછીમારી જ મુખ્ય કામ હતું। ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં ત્યાંના લોકોના સંકલ્પ શક્તિએ આ સિંગાપોર બનાવી દીધું। જો સંઘ પ્રદેશ પણ અહીંનો દરેક નાગરિક નક્કી કરે ને તો હું તમારી સાથે ઉભો રહેવા તૈયાર છું। પણ તમારે ચાલવું પડે પછી, એવું નહીં। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। भाइयों बहनों, प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से हम अब इस लक्ष्य से बहुत दूर नहीं हैं। बीते 10 वर्षों में हमने मिलकर इस दिशा में तेजी से काम किया है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में, हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के दौरे के दौरान आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में आयोजित भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण विषय पर बोलते हुए कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम दो देश यानी कि भारत और आयरलैंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान में एक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता में विश्वास करते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और सहयोग को महत्व देते हैं। इसी कारण से यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्थाएं समसामयिक, निष्पक्ष हों और वे गैर भेदभावपूर्ण हों। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति ही भारत और आयरलैंड के जैसे देशों के बीच में बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय है। With some confidence that we are two countries who
do believe in the need for a world order, in respect for international law, and we do value international regimes and cooperation. For that very reason, it's essential that such regimes are contemporary, they are fair, they are non-discriminatory, and today I think the nature of the international system itself is an important subject of conversation between countries like India and Ireland. दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संसद कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें कि दिल्ली विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का जो है लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई। और इस अवसर पर नेवा टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव एवं मिशन लीडर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया। इस बैठक के दौरान नेवा टीम ने जो है एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री अमेरिका में थे और उन्होंने अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। दोनों सरकारें बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है। बीटीए के माध्यम से हमारा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में भारत अमेरिका दोनों दो तरफा व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना है और टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच में आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है। Earlier also addressed and put forward our point of view, and we had said that, and again I would like to repeat that during Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. You would have known that Commerce Minister was visiting the United States, where he met his counterparts. The two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement, and as you would have seen in a joint statement also, I would like to repeat what we had mentioned there. Our objective through the BTA is to strengthen and deepen India-US two-way trade across goods and services, increase market access, reduce tariff and non-tariff barriers, and deepen supply chain integration between the two countries. So that is how we look at the issue of tariff as far as India-US is concerned. Your question regarding Israel, see, 10 Indian, that is what we understand, 10 Indian workers, they were in the construction business, construction sector. They went missing, and after they had gone missing, the Israeli authorities tried to locate them. They were located in West Bank. From there, they have been traced, they have been got back to Israel, and this matter is being investigated for more details as to how they went and etc. And our embassy is in touch with the Israeli authorities for the safety and for the well-being of these Indian nationals. So as and when we have more update into the investigation being done, we'll share more details with you. But these all 10 Indian nationals who had gone to West Bank, they are in Israel, and they are security breach that happened during the visit of External Affairs Minister to UK. Yesterday you would have seen that we had made a statement. I had made a statement in response to some of the queries from the media. I would like to again reiterate that we have conveyed a deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during external affairs. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय